कि मैं आप लोगों के साथ ये साझा करना चाह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक था और मैंने परसों पार्टी से रिज़ाइन किया और मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी से बलविंदर सिंह जी ने भी अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। कल हम दोनों ने कांग्रेस कार्यालय में चंडीगढ़ में श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी प्रधान पार्टी अध्यक्ष श्री उदय भान जी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। तो काफ़ी पत्रकारों के मेरे पास फ़ोन भी आए, कुछ के मैसेज भी आए और कुछ लोगों के भी मैसेज आए जो ये पूछना चाहते थे कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि एकदम से आपको ये कदम लेना पड़ा, स्टेप लेना पड़ा। तो वैसे तो मैंने एक दो चैनल पर शेयर भी हुआ है और मैंने अपने व्यूज़ उसमें दिए थे कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में जब आप जाते हो या कोई कार्य करने का सोचते हो तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि वहाँ पार्टी में आपकी बात सुनी जाए। और अगर पार्टी में कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं होती तो उसका खामियाजा हमेशा पार्टी को भुगतना पड़ता है। ऐसा कई बार पार्टियों के साथ हुआ है, बहुत सी पार्टियों के साथ ऐसा हुआ, लेकिन आमतौर पर पार्टियां ऐसे सबक सीखती हैं कि अगर हम हरियाणा में 10 हमारी लोकसभा की सीटें थी वो घटकर 5 आ गई तो इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण रहा होगा और उसके ऊपर हम चिंतन करें, मंथन करें। कहने के लिए हम चिंतन और मंथन की मीटिंग करते रहे, यहाँ पे भी हुई, लेकिन उसमें जो प्रदेश स्तर के जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ वो बंद कमरे की मीटिंग हुई जहाँ हर व्यक्ति ये बात कहना चाहता था कि जब मैं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जैसे कि मैं अपने प्रोफेशन की बात करूँ कि मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ से जुड़ा हुआ हूँ, तो चिकित्सक क्यों सरकार से नाराज़ हैं? चिकित्सा कर्मचारी जो दूसरे हमारे लैब टेक्नीशियन हैं, एनएचएम के कर्मचारी हैं, वो सरकार से क्यों नाराज़ हैं? उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? ये बात जो सरकार, जो पार्टी में जुड़ा हुआ कोई चिकित्सा विभाग का व्यक्ति हो वही बता पाएगा। और जब उसको ही नहीं जाने दिया जाता, अंदर मीटिंग में कहा जाता है कि नहीं, ये 5-7 शॉर्ट लिस्टेड आदमी ही माननीय मुख्यमंत्री जी से या प्रदेश अध्यक्ष से मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रक्रिया चिंतन और मंथन की ये लिपापोती नजर आती है। और अगर आप किसी पार्टी में जिम्मेदार पद पे हो और लोगों की आपसे अपेक्षाएं हैं और वो अपेक्षाएं आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो बेहतर है कि फिर आप उस पद को छोड़ दो, उस पार्टी को भी छोड़ दो, यदि आपकी विचारधारा वही नहीं हुई। तो यही एक मेन मुख्य कारण था। कई लोग इसको किसी तरीके से जोड़ रहे हैं, व्यक्तिगत कारण भी होते हैं पार्टी के लोगों के कि भाई मेरा कोई व्यक्तिगत कारण है, लेकिन मेरा मेन कारण जो है, और ये बात यहाँ नहीं है, मैंने जो पार्टी की हमारी चिंतन मीटिंग हुई थी उसमें भी ये बात उठाई थी कि हर व्यक्ति जो है पार्टी से जुड़ा हुआ जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को दूर हटा हुआ महसूस कर रहा है। उसकी मुख्य धारा में शामिल करने की आवश्यकता है। नहीं तो वो, क्योंकि वो पार्टी से अगर जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं वो पार्टी को वोट तो देगा, लेकिन जिस जुझारूपन से पहले वो काम पार्टी के लिए कार्य करता था वो नहीं करेगा। लेकिन इस बात की कहीं पे भी कोई सुनवाई हुई नहीं। तो मैंने सोचा कि जब सुनवाई नहीं है तो ठीक है, फिर हम कोई और रास्ता देखते हैं। तो फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता हूँ और बलविंदर जी मेरे साथ आए, हमने चर्चा की, अमनदीप जी ने सहयोग दिया, कई लोगों ने कहा, हमने विचार अपने ग्रुप में बात की कि कहाँ जाना चाहिए, तो सबने कहा कि इस समय जो अल्टरनेटिव है, क्योंकि जो आगे इलेक्शन का माहौल है वो उसमें 2 ही पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, तो एक अल्टरनेटिव बनता है कि आप वहाँ प्रयास कर सकते हैं। और मैं आप लोगों के सामने ये भी कहना चाहूँगा कि वहाँ पे भी अगर इसी स्तर पे कोई पार्टी कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि हर बार व्यक्ति अपनी बात नहीं कह पाता। बहुत से ऐसे हैं जो लोग, क्योंकि 1-2 सर्वे में भी मुझे पार्टी के जाने का मौका मिला, जहाँ मैंने उनसे फीडबैक ली थी, तो ऊपर से हम कुछ और बात कहते हैं, लेकिन जब हम आपस में बात करते हैं तो बहुत सारे जो है इश्यूज थे जो पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ताओं ने बताए कि कैसे उनकी सुनवाई नहीं होती। तो अगर पार्टी में यहाँ पे भी इस तरीके की प्रक्रिया रहेगी कि पार्टी में कोई सुनवाई नहीं होगी, तो फिर और कोई और रास्ता भी देखेंगे। चुनाव एकदम से जो प्रक्रिया जब
जो कार्य होता है उसी समय होता है। जब हमने देखा कि जब पार्टी के रिजल्ट अच्छे आते रहते हैं तो शायद उसकी आकलन या उस पर कोई विचार नहीं होता, लेकिन जब रिजल्ट विपरीत आते हैं तो उस पर जरूर चर्चा होती है कि हम कहाँ चुके, और उससे हमें सीख लेने की आवश्यकता होती है। तो ये जो पार्लियामेंट के चुनाव थे वो हरियाणा विधानसभा से अगर हम जोड़ें तो सीधे सीधे तौर पे हमारा प्रीलिमिनरी टेस्ट था, जैसे हम कहें कि मेन से पहले ये प्रीलिमिनरी टेस्ट था जिसपे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा कि वो समय को गंवा दिया गया, कोई सीख नहीं ली गई। आप सभी देखते हैं कि यमुनानगर में प्रॉपर्टी आईडी, यार हर शहर में प्रॉपर्टी आईडी बहुत बड़ा मुद्दा था। जिन लोगों की कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचनी भी नहीं थी उनको भी बिना वजह नोटिस भेज कर परेशान किया गया। लेकिन क्या 3 महीने में उसको बदलने का, क्या सरकार के पास 3 महीने का समय था, इसको बदला नहीं जा सकता था? क्या लोगों में एक मैसेज नहीं दिया जा सकता क्लियर कट कि अब एक बदलाव है और हमने अगर कोई किसी इंसान है उससे किसी से भी गलती हो सकती है, सरकार से भी गलती हो सकती है। अपनी गलती मानकर यदि हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें, उसको उस तरफ एक प्रयास करें और वो प्रयास लोगों को नजर आए, तो फिर लोगों का जो है वो विश्वास पार्टी पर बनता है और लोग पार्टी के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर साहब, आप इतने लंबे समय तक पार्टी में रहे हैं, कौन से लोग हैं? जी, मैंने यही कहा है कि हर जगह पे यमुनानगर में अगर हम बात करें तो 4-5 लोगों को सभी लोग जानते हैं। व्यक्ति विशेष का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन 4-5 लोगों को सारा जिला पहचानता है। और ये पार्टी के कार्यकर्ता भी के साथ भी जब चर्चा होती थी, आप ये देखिए, जब एक हॉल कमरे में माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और मीटिंग के लिए प्रस्ताव किया जाता है कि वहाँ पे सभी पार्टी के पदाधिकारी मिलेंगे और अपनी बात कहेंगे, और उसमें सिर्फ पार्टी के सिवाय बाहर के लोग शामिल नहीं थे। ऐसे में भी आप एक पुलिसमैन को गेट पर खड़ा करते हो एक लिस्ट देकर कि सिर्फ यही 10 आदमी या 15 आदमी अंदर आएंगे, बाकियों को आने नहीं दिया जाएगा। 2-3 लोग झगड़ कर अंदर चले गए, मैं नहीं गया। तो आप अगर यमुनानगर में एक प्रदेश स्तर के आपके जो है कार्यकर्ता हैं और उसको वो अपनी बात कहना चाहते हैं, उनको भी अगर आप एंट्री नहीं दोगे वहाँ जाने की, तो फिर वो किस चीज़ का चिंतन और किस चीज़ का मंथन? जी नहीं, देखो, जो व्यक्ति, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे इसमें नहीं हूँ तो ये गलत होगा। जो व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में कदम रखता है उसका ये इच्छा तो हर व्यक्ति की होती है, क्योंकि चाहे वो पार्टी के लिए करे चाहे वो लोगों के लिए करे, वो काम तभी कर पाता है जब उसके पास कुछ पावर होती है। और पावर जनता देती है, और जनता इलेक्शन के माध्यम से देती है, चुनाव के माध्यम से देती है। और ये जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है, ये सीधी प्रक्रिया इसीलिए है कि आम व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आज देश में साधारण तरीका है कि कोई इंडिपेंडेंट भी खड़ा हो सकता है, उसको किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पार्टी का क्योंकि एक वोट स्पेसिफिक एक वोट कैडर होता है, कुछ वोट बैंक होता है, उस पार्टी की कुछ नीतियां होती हैं, पार्टी के कुछ स्ट्रेंथ होती है और कुछ लोग जुड़े होते हैं पार्टी से, इसीलिए लोग पार्टी के टिकट की अपेक्षा करते हैं। नहीं तो जो व्यक्ति यदि पॉपुलर है तो वो आज़ाद भी अगर खड़ा होगा तो जीत जाएगा। लेकिन आप लोगों के काम तभी कर सकते हो जब आप किसी पद पे हो या आपके पास कोई जो है वो पावर हो। डॉक्टर साहब, आपके अलावा और कितने लोगों ने बीजेपी छोड़ी? जहाँ अपेक्षा, वो ठीक है, वो बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन जो आंकड़ा आपका 10 था वो घटकर 5 पे रह गया। आप हरियाणा की अगर असेंबली की सीटें बात करो तो आप 40 के आसपास आ गए, और जबकि स्थानीय मुद्दे भी थे भी नहीं। जो अब की बार जो विधानसभा में मेन मुद्दे हैं वो मैंने कहा कि वो आम आदमी के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे वो आपकी कर्मचारियों का। आज कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे एनएचएम के कर्मचारी हैं, चाहे हेल्थ के कर्मचारी हैं, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे लिपिक हैं, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो हड़ताल पर नहीं बैठा। किसान साल भर तक उसमें बैठे रहे, सड़क पर बैठे रहे। तो कहीं ना कहीं ये वार्तालाप तो होना चाहिए, उनसे बातचीत तो होनी चाहिए। अब ये एनएचएम के कर्मचारी पिछले 25 दिन से बैठे हैं, क्योंकि मैं स्वास्थ्य से जुड़ा कह सकता हूँ, क्या ये इतना भी डिजर्व नहीं करते कि उनकी बुलाकर इनकी बात सुनी जाए? अगर मुख्यमंत्री लेवल पे नहीं होती तो मंत्री के लेवल पे बात हो, एसीएस के लेवल पे बात हो, डीजीएचएस के लेवल पे, क्या कोई अधिकारी अब उसकी एक पूरा कैडर, जिसके ऊपर हमारे जो हेल्थ सिस्टम में बहुत सारे कर्मचारी जो पक्की नौकरी में नहीं है, ये एक वैकल्पिक व्यवस्था एनएचएम के तहत थी जिसमें वो काम करते थे। और बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने एज सीएमओ इनके साथ काम किया है, लगभग 70% काम जो है फील्ड का वो एनएचएम के कर्मचारी करते हैं। और ये अगर हमारे 25 दिन तक होना तो ये चाहिए था, जब पहले दिन इनकी हड़ताल थी तो दूसरे दिन इनकी सुनवाई हो, इनको आश्वासन दिया जाता, इनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता। लेकिन आप ये कहो कि आप सिर भी मुंडवाते रहें, आप हड़ताल पे भी जाते रहे, हम आपकी बात ही नहीं सुनेंगे, वो गलत है। और एक वो फैसला जो पहले दिन के फेवर में दिया गया तो उसको खुद ही पलट दिया। डॉक्टर साहब, वो कौन 4-5 लोग हैं जिनके कारण आप पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं, जानना चाहता है इंडिया?
देखिए मैंने बार बार, आप पूछेंगे मैं बार बार एक ही जवाब दूंगा कि मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। अति उत्साहित होकर इतने पत्रकार यहाँ पर पहुंचे हैं, सभी के दिल में एक बस ही मैंने आपको गए हैं, उत्कंठा और गए हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये किसी से, इस जितने भी हाल में कमरे में लोग बैठे हैं उनसे किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि वो 4-5 लोग कौन है। तो फिर आप तो राजनीति में आ चुके हैं, आपको तो खुलकर बोलना नहीं, चाहिए। वो किसी व्यक्ति का नाम लेना अच्छा नहीं रहेगा। मैं मेरे आपसे सर, आप तो सिविल सर्जन रहेगा, सिविल अस्पताल में अब हालात जो है क्या मानते हो, कैसे हैं, क्या समझेंगे? देखिए, आपने, मैं इस विषय पर क्योंकि आपने सवाल किया है, मैं अपने तौर पे इस पर कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन सिविल हॉस्पिटल के हालात किसी से छिपे नहीं हुए। आप रोज अखबारों में छाप रहे हो खुद ही कि हॉस्पिटल में कुत्ते घूम रहे हैं, वहाँ लगातार अव्यवस्था का माहौल है, दवाइयाँ नहीं हैं। एक ऐसा टाइम था जब हमारी कोविड के टाइम में बिल्डिंग डिमोलिश हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी जो व्यवस्था हमने कोविड के टाइम में करके रखी, और आप सभी लोग उसके गवाह हो कि किस तरीके से हमने हॉस्पिटल उस टाइम पे चलाया। ईएसआई के हॉस्पिटल में हमने वैकल्पिक व्यवस्था की, हॉस्पिटल को चलाया। लेकिन आज हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं हैं, हॉस्पिटल में जो है लैब के रिएजेंट्स नहीं हैं, बोगस रिपोर्टिंग करके हॉस्पिटल की जो है वो रिपोर्टिंग करके निरोगी काया की रिपोर्ट भेजी गई है, जो ऊपर कई लोगों ने सीएम विंडो पर कंप्लेंट भी लगाई हुई है। और हालात जो है वो बद से भी बदतर हैं। ये लोग रोज आकर फीडबैक देकर जाते हैं कि अस्पताल की हालत अब ठीक नहीं है। तो लोग सरकार से कुछ अपेक्षा रखते हैं सेवाओं की, उसमें जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है और हेल्थ जो डिपार्टमेंट है, ये दो वो महत्वपूर्ण विभाग हैं जहाँ जो सीधे सीधे आम जनमानस से जुड़े हुए हैं। एक बीमार व्यक्ति, गरीब व्यक्ति अस्पताल जाता है, अगर उसको वो सेवाएं जो अपेक्षित है नहीं मिलती तो वो संकट में और दुख में आता है और सरकार को कोसता है। तो ये जो है, और इसी तरह से जो कॉरपोरेशन का मुद्दा, जैसे मैंने बताया प्रॉपर्टी आईडी का, ये भी ऐसा मुद्दा रहा जिससे हर व्यक्ति हताश है, परेशान है। और वही इसीलिए जो है वो ये जो एंटी इनकम्बेंसी जिसको हम बात कहें, ये इसीलिए बढ़ रहा है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।